हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का यह सेशन वॉइस के असेसमेंट टेस्ट 2 पर आधारित है, जिसमें मैं इसके 12 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो पिछला असेसमेंट टेस्ट 1 रहा वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और उसमें आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। मैं यहाँ पर सारे बच्चों से कह दूं कि चूंकि ऑफलाइन कक्षा अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है, आप सबका यह दायित्व बनता है कि आप जहां पढ़ रहे थे, वॉइस का सेशन चल रहा था, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इसके वीडियोस अवेलेबल हैं। आप इंतजार में बैठे मत रहिए कि ऑफलाइन की कक्षा खुलेगी तब हम वहां से पढ़ेंगे। निकम्मे बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करें जरूर। और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उतना सफिशिएंट है और इतने दिनों में वो समाप्त क्या, मुझे लगता है 10-15 वीडियो देखते देखते और ये असेसमेंट टेस्ट करते करते आपकी क्लासेस फिर से खुल जाएगी। तो उम्मीद तो यही है, हमेशा बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। तो यहां पर बस आपसे अपील करूंगा कि आप अपने आप को इंप्रूव करते रहें और मेरे साथ आज का ये असेसमेंट टेस्ट सॉल्व जरूर करें। वैसे बच्चे जिनको लगता है कि ये काफी कठिन है तो आप मुझे लिख करके नीचे सूचित कर सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। पिछले दिन अगर कोई दिक्कत हुई, कोई एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी परेशानी हुई या आज की एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी परेशानी होती है, हमेशा से मैं आपके क्वेश्चन का स्वागत करता हूं। आप अपनी दुविधाएं कमेंट में लिख करके मुझे सूचित कर सकते हैं। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वॉइस के असेसमेंट टेस्ट 2 में मौजूद सभी 12 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने रखते हैं वॉइस के असेसमेंट टेस्ट 2 में दिए गए 12 क्वेश्चन को। इसके लिए आपको 20 सेकंड की समय सीमा दी जाएगी। आपको जितनी जानकारी है, जो सूझबूझ आपके पास है, उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आंसर मिलाइए और एक्सप्लेनेशन को गौर से समझिए और जो बातें नोट करने वाली है उसे नोट डाउन करके ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे और इस पर असेसमेंट टेस्ट आएंगे, उसमें वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और आगे आने वाली परीक्षाओं में जो आपके करियर ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं, वहां पर भी ये सारे नॉर्म्स आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। समय की व्यवस्था में कर दूं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है। इन माई विलेज एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय मिस्टर रोहन्स जील एंड एंथुजियाज्म। अब यहां पर देखिए कि ये बाय, पिछले दिन मैंने चर्चा की थी कि वॉइस में कुछ एक ऐसे वर्ब्स हैं जिसको अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसके साथ बाय का प्रयोग नहीं कर सकते। जिसमें मैंने आपको नोन बताया था, ऑब्लाइज बताया था, उसी तरीके से आज भी यहां पर कुछ जोड़ लीजिए। इंप्रेस्ड, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड। ये 4 ऐसे हैं जिसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, इनके साथ बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन माई विलेज एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय। ये गलत है, यहां पर होना चाहिए विद। ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो अपने साथ बाय नहीं लेते हैं। इस पर सूझबूझ और पूरे विस्तार से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में इसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाइए और आप बारी बारी से उसको सीखते हुए वहां तक पहुंचिए, उसको देखिए। कोई भी दुविधा हो, परेशानी हो, आप लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका बी। यहां क्या करेंगे, फिक्स है, बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल मैंने आपको पहले बताया था कि ये मुफ्त का जो है आंसर होता है, मुफ्त का जो है ये आपको नंबर मिलता है इसमें, क्योंकि इंप्रेस्ड के साथ फिक्स है यहां पर कि विद यूज होगा। इन माई विलेज एवरीवन इज इंप्रेस्ड विद मिस्टर रोहन्स जील एंड एंथुजियाज्म, और तब जाकर के यहां पर बाय को विद से रिप्लेस कर देंगे
विद लगा देंगे, बाय हटा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर क्या है कि रुचिका वॉज सरप्राइजिंग एट। सबसे पहले देखिए यहां पर एक जानकारी मुझे मिली कि सरप्राइज के साथ जो है वो एट का प्रयोग होता है। अगर हम इसको पैसिव में बनाते हैं सरप्राइज्ड एट। अब यहां पर गलती भी यही है कि ये यहां सरप्राइज्ड होगा, क्योंकि देखिए समथिंग सरप्राइज्ड रुचिका। सेंटेंस ये है, क्या है? समथिंग सरप्राइज्ड, या समवन भी हो सकता है, सरप्राइज्ड रुचिका। रुचिका वॉज सरप्राइज्ड एट नॉट हैविंग सीन हर टीचर इवन दो ही केम टू अटेंड द सेमिनार। यहां पर क्या होना चाहिए कि सरप्राइजिंग की जगह पर हम सरप्राइज्ड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जो एक्चुअली यहां पर है, मैंने समथिंग लिखा है, आप यहां पर समवन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली जो है वो पैटर्न ये है जिसका पैसिव फॉर्मेट यहां पर लिखा गया है कि रुचिका वॉज सरप्राइज्ड एट नॉट हैविंग सीन हर टीचर, है ना, कि उसने जो है जब अपने टीचर को नहीं देखा सरप्राइज हुई। एक छोटी सी बात, एक क्लू मैं यहां पर दे रहा हूं कि ऐसे वर्ब्स जिनसे प्रोसेस का पता चलता है उसके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं, और जिससे परिणाम का यानी कि रिजल्ट का पता चलता है। आप देखिए कि ये जो है सरप्राइज एक परिणाम है कि आपने कुछ किया और मैं सरप्राइज हुआ। आप इससे पहले वाले सवाल में भी जाइए, यहां पर देखिए कि इंप्रेस्ड है, डिसगस्टेड है, प्लीज्ड है और सेटिस्फाइड है। ये सारे के सारे जो है वो रिजल्ट है, ये किसी ना किसी एक्शन का परिणाम है और इसीलिए इसके साथ बाय लगा हुआ है। तो बात यहां पर है कि एक छोटी सी सूझबूझ मैं आपको यहां दे रहा हूं कि अमूमन हर जगह ऐसा देखा जाता है कि वैसे वर्ब्स जो प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, प्रोसेस पता चलता है जिससे, उसके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं, और जिससे रिजल्ट का पता चलता है, परिणाम का पता चलता है, उसके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां पर एक क्या प्रयोग करते हैं यह आपको धीरे धीरे पेपर पढ़ने से और जैसे जैसे मैं जोड़ता जाऊंगा, वर्ब्स ऐड करता जाऊंगा, कि जैसे इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट के साथ मैंने कहा कि इनका प्रयोग होता है, यहां पर भी सरप्राइज के साथ मैंने बताया ऐड होता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो ये ज्ञान में विस्तार होता जाएगा, लेकिन एक बात आपको यहां से समझ में आ जाएगी और एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी कि अगर रिजल्ट वाला कोई वर्ब है तो उसके साथ बाय का प्रयोग अमूमन नहीं करते हैं। चलिए, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। क्या करेंगे? रुचिका वॉज सरप्राइजिंग नहीं, रुचिका वॉज सरप्राइज्ड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कहता है बीके सर फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस क्राफ्ट वुड लुक लाइक। अब देखिए यहां पर बी लुक लाइक जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। वुड के साथ यहां पर जो है होना चाहिए V1 लुक। क्यों ऐसा हुआ? कह रहा है कि बीके सर फील्स दैट, बीके सर महसूस करते हैं, समझते हैं, आई कैन नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि एक स्पेस क्राफ्ट कैसा दिखता है, दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, किसी के द्वारा। ये यहां पर जो है स्पेस क्राफ्ट, ये इस सेंटेंस में इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और ये मेरा सब्जेक्ट की तरह यहां पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए व्हाट अ स्पेस क्राफ्ट वुड लुक लाइक होना चाहिए। वुड बी लुक्ड लाइक जब कहेंगे तो फिर इसका ये पैसिव हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ढंग से यहां पर कन्वे नहीं होगा, मीनिंग में हौच पौच हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, मीनिंग में सही मीनिंग नहीं आएगा जो यहां सेंटेंस में कहा जा रहा है। तो सही मीनिंग किधर से आएगा? बी लुक्ड को अगर हम सीधा सीधा इसके साथ जो V1 ऐड करते हैं वो अगर हम कर दे,
वुड लुक लाइक, तब ये सही हो जाएगा और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए बहुत सारे बच्चों में यह परेशानी देखी जाती है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कंफ्यूज करते हैं। देखिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, जिसकी सूचना दी जाती है हमेशा वो सब्जेक्ट होता है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट से आप शुरू करते हैं वो पैसिव का सब्जेक्ट है, बट नेचुरली वर्ब के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब जो है उस एक्शन को जो करता है, जो उसको परफॉर्म करता है, वो हमेशा जो है सब्जेक्ट होता है और वो जिस पर परफॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है कि स्पेसक्राफ्ट की सूचना दी जा रही है। यह नहीं है कि स्पेसक्राफ्ट कैसा दिखाया जाता है किसी के द्वारा। अगर किसी के द्वारा दिखाया जाएगा तब हम यहां पर लिखते वुड बी लुक लाइक तो ठीक है, बट कह रहा है कि जब इमेजिनेशन की बात है कि मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूं कि स्पेसक्राफ्ट कैसा दिखता है, और इसीलिए जो है ये मेरा एक्टिव पैटर्न को फॉलो करेगा और यहां से बी लुक्ड को हटा करके हम लुक कर देंगे और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि विराट कोहली स्कोर्ड वेल। स्कोर्ड क्या है, ये मेरा V2 है, दैट मींस ये पास्ट है। तो विराट कोहली स्कोर्ड वेल एंड होप्ड दैट, ये भी V2 है। इंडिया वुड, ये भी जो है पास्ट में लिखा गया है, ठीक है। श्योरली विन द फाइनल मैच, यहां पर स्ट्रक्चर वाइज कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। विराट कोहली मेरा यहां पर सब्जेक्ट है, सेंटेंस का पैटर्न एक्टिव है ना। सेंटेंस पैटर्न क्या है, एक्टिव है। सेंटेंस का जो पैटर्न है वो मेरा लिखा गया है एक्टिव में, और उस लिहाजन जो है ये हर तरफ से सही दिख रहा है कि विराट कोहली स्कोर्ड वेल एंड होप दैट इंडिया वुड श्योरली विन द मैच। अब आपको दिखेगा सर यहां पर वॉन क्यों नहीं है, तो बंदे इस वुड के साथ लगा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कंसेप्ट है कि मॉडल के साथ हमेशा जो है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जो वर्ब है, ओरिजिनल फॉर्म जिसको हम यहां पर जो इसे कहा जाता है वो कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव, जो कि नाउन इक्विवेलेंट होता है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मॉडल के साथ आने वाले जितने भी वर्ब फॉर्म्स आते हैं, जो भी ओरिजिनल फॉर्म आता है वो वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो नाउन है, नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं उसको, वर्बियल नाउन कह सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव एक्चुअली वो कहा जाता है। तो इसीलिए इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए जिसका आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई, कि विराट कोहली स्कोर्ड वेल एंड होप दैट इंडिया वुड श्योरली विन द फाइनल मैच। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द ऑफिसर, यहां पर आर मिसिंग है, इसको पहले सुधार लें कि द ऑफिसर हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स। एक सेंटेंस है यहां तक जिसमें ऑफिसर मेरा सब्जेक्ट है कि उसने कई सारे जो है वार्निंग्स प्राप्त किए, और टाइम सीक्वेंस के हिसाब से भी दिख रहा है हैड प्लस V3। कह रहा है बिफोर बीन टर्मिनेटेड, और बीन टर्मिनेटेड ये कब यूज होता है, जब हम, ये पैसिव पैटर्न है, ये जो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का पैटर्न है, ये पैसिव पैटर्न यहां पर दिख रहा है, पैसिव पैटर्न। तो मुझे इससे कोई परहेज नहीं है कि एक सेंटेंस में जो है एक हिस्से में एक्टिव पैटर्न और दूसरे हिस्से में पैसिव पैटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, बट यहां पर मुझे देखना है कि हैज का, हैव का और हैड का, उसके साथ जो है V3 का पैसिव पैटर्न है ये बीन टर्मिनेटेड, ठीक है। चूंकि हमने यहां पर एक हैड यूज कर लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि उसी के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए कि इस टाइम सीक्वेंस के हिसाब से यहां V2 होना चाहिए कि उसको बहुत सारे वार्निंग्स पहले आए जब टर्मिनेट किया गया, तो वार्निंग्स पहले भेजा गया, टर्मिनेट इधर किया गया। अब यहां पर क्या है कि इसको अगर देखेंगे कि MD
terminated the officer। इस सेंस में जब यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, the officer was terminated, है ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये बिन ना हो करके यहां पर was होना चाहिए, तब ये सही होता है। क्योंकि हम दो बार ये पैटर्न लिख नहीं सकते हैं। एक बार जब हमने यहां पर had प्लस V3 लिखा है, टाइम एंड टेंस में जो टेंस का सीक्वेंस है उसमें यह कहता है कि दो घटनाएं अगर पास्ट की दी गई हैं तो जहां पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे पुरानी जो घटना है उसके लिए हम had प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो लिखा हुआ है द ऑफिसर हैड रिसीव्ड सेवरल वार्निंग्स बिफोर ही वाज टर्मिनेटेड फाइनली। तो यहां पर चूंकि ही रेडेंडेंट प्रोनाउन की तरह हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, ऑफिसर की ही बात है, तो वहां पर हम उसको नहीं लिखे हैं। क्या हो जाएगा, बिफोर वाज टर्मिनेटेड फाइनली फॉर दिस लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, है ना, कि उसको जो है पंक्चुअलिटी की कमी की वजह से है हटा दिया गया है कि द ऑफिसर हैड रिसीव्ड several warnings before was terminated finally for this lack of punctuality। तो यहां पर जो है बिन हटा करके इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, was का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है सी। बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि बिन में यहां पर क्या परेशानी है, तो मैंने कहा कि बिन पैसिव पैटर्न है और वो वैसे सेंटेंस का पैसिव पैटर्न है जो हैज, हैव, हैड प्लस V3 से बना हुआ हो, उसको जब पैसिव करते हैं तो हैज, हैव, हैड प्लस बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, वो यहां पर आएगा। तो वो हमारे इस टेंस के सीक्वेंस को मैच नहीं करेगा, इसीलिए यहां पर क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। और सवाल का जो जवाब हो गया वो हो गया आंसर सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए ऑफ के बाद सिलेक्शन के लिए है, प्लूरल यूज किया गया है, इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। अब देखिए ये सारे जो है रिसीवर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या होना चाहिए, पैसिव पैटर्न होना चाहिए, तब जाकर के ये सही होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहां पर आप इसको अ ट्रेन एक्सीडेंट इंजर्ड most of the people, most of the people। अगर आप इस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे, देखिए मैं यहां से लीजिए अ ट्रेन एक्सीडेंट, यहां से इंजर्ड मोस्ट ऑफ द पीपल, उसी की वजह से हुआ। अब जब उसको लिखा गया है मोस्ट ऑफ द पीपल को शुरू में, तो क्या होना चाहिए, यहां जो होना चाहिए वर इंजर्ड, है ना, प्लूरल होना चाहिए, तब पैसिव पैटर्न। वैसे भी डिमांड यहां पर है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट इन मथुरा व्हिच टुक प्लेस अ फ्यू डेज अगो, तब जाकर के ये सही होगा। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है, जो मेरा आंसर है वो है ए। इसमें क्या करेंगे, चूंकि मेरे सेंटेंस का पैटर्न पैसिव है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे कि अ ट्रेन एक्सीडेंट इंजर्ड मोस्ट ऑफ द पीपल। तो अगर इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट इन मथुरा, तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही होगा। तो वहां पर क्या होना चाहिए, वर इंजर्ड हो जाएगा, तब जो है वो सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि देयर इज नो डाउट अबाउट द मैटर दैट मदर टेरेसा was a person to admire for what he had done for the betterment of this world। देखिए कि कहते हैं, इसको अगर लिखेंगे everyone is to admire
मदर टेरेसा। तो ये सही हो जाएगा। इसको जब ये एक्टिव पैटर्न है, इसको जब आप पैसिव में करेंगे तो मदर टेरेसा इज टू बी एडमायर्ड। तो यहां पर क्या कह रहा है कि मदर टेरेसा को शुरू में लिखा है, उनको जो है एडमायर किया जाए किसी के द्वारा। तो मदर टेरेसा यहां पर रिसीवर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो मदर टेरेसा वॉज अ पर्सन टू बी एडमायर्ड। यहां जो टू एडमायर है ये चेंज हो जाएगा टू बी एडमायर्ड। अब देखिए यहां चूंकि ये जो है रिसीवर के तौर पे काम करे, फिर आगे देखिए यहां ही लिखा नहीं, सी होना चाहिए यहां पर, सी हैड डन। अब जब हमने यहां पर फिर उनको मदर टेरेसा को सब्जेक्ट बना दिया, तब जाकर के फिर सीधा है हैड प्लस V3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल लिखे हम एक्टिव पैटर्न में। तो बस हमें यह ध्यान में रखना है और हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि सेंटेंस के किस हिस्से को ऑब्जेक्ट से शुरू किया गया, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट से शुरू किया गया है, सेंटेंस के किस हिस्से को एक्चुअल सब्जेक्ट से शुरू किया गया। मैं अब एक्चुअल वर्ड यहां पर क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि देखिए पैसिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है। तो हर जो नाउन या प्रोनाउन है जिसकी सूचना दी जाती है वो उस सेंटेंस के जो है सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है, बट एक्चुअल उसका जो फॉर्म है वो क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो वही आम है। अ मैंगो इज इटन अगर लिखते हैं तो पैसिव में अ मैंगो ही सब्जेक्ट कहलाएगा, बट एक्चुअली वो है क्या, वो ईट का ऑब्जेक्ट है ना। समवन ईट्स अ मैंगो, उसका वो ऑब्जेक्ट है, तो उसका एक्चुअल नेचर है रिसीवर का, बट पैसिव में उसे हमने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखने की वजह से शुरू में लिखा है। दिस इज द रीजन कि वो पैसिव का सब्जेक्ट आप उसे कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि देखिए एक्चुअल में जो सी है वो सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर एक्टिव पैटर्न यूज किया। यहां जो मदर टेरेसा लिखा हुआ है ये मेरा ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर इस्तेमाल हुआ है। ये एक रिसीवर है, सेंटेंस को पढ़ करके ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है सेंटेंस, ये वाला हिस्सा। तो इसीलिए है कि मदर टेरेसा वाज अ पर्सन टू बी एडमायर्ड, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। उम्मीद तो यही करते हैं कि जितनी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं हर एक बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है, ये इन्फिनेटिव वाला पैसिव है, वॉइस के प्लेलिस्ट में चले जाइए। हर एक सेशन एक क्रमवार तरीके से सजा करके रखा हुआ है, आप उसको बारी बारी से देखिए, अपने रेफरेंस बुक से बनाइए। परेशानी है आप मुझे लिख करके सूचित कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, अ स्ट्रेंजर एंटर्ड, V2 है और ये मेरा सब्जेक्ट है कि कोई घुस गया किसी के घर में। द हाउस एंड बिफोर मिसेस शर्मा, यानी ये स्ट्रेंजर जो है मिसेस शर्मा के घर में घुसा। अराइव्ड, ये भी V2 है। होम, ऑल हर ज्वेलरी वॉज टेकन अवे। देखिए ये जो है ग्रामेटिकली जो है यहां पर, यहां तक ये हिस्सा, फिर यहां ये इसको छोड़ दीजिए तो यहां से दूसरा हिस्सा और यहां तक पहला हिस्सा। एक सेंटेंस यहां पर है, अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि अ स्ट्रेंजर एंटर्ड इन द हाउस, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखिए, मिसेस शर्मा अराइव्ड होम, ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑल हर ज्वेलरी वॉज टेकन अवे, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो यहां पर ग्रामेटिकली कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट जो ये अ स्ट्रेंजर है उसी के द्वारा किया गया ये दूसरा काम भी है, ऑल हर ज्वेलरी वॉज टेकन अवे। तो यहां पर इसको इस तरीके से लिखना कहीं ना कहीं से लेखन शैली पर जो है वो फिट नहीं बैठता है। जब हमने एक ही सब्जेक्ट को लिखा है, उसके दो काम को लिख रहे हैं, तो दूसरे वाले काम को भी हम ऐसे क्यों ना लिखें, ही टुक अवे ऑल हर ज्वेलरी। यहां पर ऐसे होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रेंजर जो है वो एंटर्ड, इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिखा है, ये इसका पहला काम है और इसका दूसरा काम है कि वो उनकी ज्वेलरी लेकर के जो है भाग गया। तो यहां होना चाहिए एक्चुअली जो सबसे एप्रोप्रिएट है, जो भाषा शैली है, जो लेखन शैली है, ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन चूंकि एक ही सब्जेक्ट द्वारा किया गया दो काम है, तो हम फिर यहां पर उसको क्यों जो है ओरिएंटेशन चेंज करें कि जब सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है वहां पर। तो अ स्ट्रेंजर एंटर्ड द हाउस
एंड बिफोर मिसेस शर्मा अराइव्ड होम ही टुक अवे ऑल हर ज्वेलरी। तो यहां पर स्ट्रेस है इस पर कि स्ट्रेंजर घुसा, जब तक शर्मा पहुंची मिसेस शर्मा वो सारी ज्वेलरी लेकर के भाग गया। मतलब है वो भाग गया, ये वहां पर जो है इंफॉर्मेशन के तौर पर है, ज्वेलरी साथ में लेकर के भागा। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर है आपका डी। इसमें हम सुधार करेंगे कि चूंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है वो मेरा ये स्ट्रेंजर है जिससे हमने शुरू किया है सेंटेंस को, इसने दो काम किया इस सेंटेंस में। पहले वाले को हमने एक्टिव पैटर्न पर लिखा है, तो दूसरे वाले को भी एक्टिव पैटर्न पर ही लिखना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सूचना बदल करके वहां पर कोई फायदा नहीं है, और उस लिहाजन जो है यहां पर आंसर इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए ये भी बड़ा आसान है, मदर टेरेसा वाला जो सवाल बताया उसी तरह का है कि विल यू प्लीज लेट हिम नो इफ देयर आर फ्यू लेटर्स टू बी पोस्टेड। यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू बी पोस्टेड। ठीक है, यहां पर है कि सीधा सा है कि इफ देयर आर फ्यू लेटर्स टू बी पोस्टेड होना चाहिए। पैटर्न जो है सेंटेंस का पैसिव है, टू पोस्ट नेक्स्ट वीक नहीं, टू बी पोस्टेड बाय समवन यहां पर आएगा। तो पोस्ट करने वाले की चर्चा नहीं है, मैंने यहां पर लेटर को जो है इंपॉर्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस यहां पर लिखा है इफ देयर आर अ फ्यू लेटर्स टू बी पोस्टेड, और तब जाकर के सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इस सवाल का भी जवाब है वो है डी। और मैं समझता हूं कि अब आप आसानी से समझ पाते होंगे और अब आपको वॉइस और टेंस में जो है डिफरेंस समझ में आता होगा। कोई खासा अंतर नहीं है यहां पर, मैंने पहले भी कहा है कि टेंस के ही सारे नॉर्म्स यहां फॉलो किए जाते हैं, बट अंतर इतना होता है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस और उसके पैटर्न में बदल करके यहां पर रखते हैं और उसी तरीके से एरर की जांच करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस समय आपको टेंस के ही सेंटेंसेस यानी एक्टिव यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस से दिख जाए तो आप उसको भी यहां पर मानेंगे। धीरे धीरे अभी मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं, धीरे धीरे एक जनरलाइज जो पूरे इंग्लिश पर जो है वो चैप्टर वहां पर जो है क्लियर नहीं होगा, क्लेरिफाई नहीं करेंगे कौन से चैप्टर के, सारे नॉर्म्स लगाने होंगे। टाइम एंड टेंस वाला एप्लीकेबल है तो वो करेंगे, वॉइस वाला एप्लीकेबल है तो वो करेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, कंजंक्शन पढ़ लेंगे तो वो एप्लीकेबल होगा तो वो करेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहां पर भी एक परेशानी होती है कि सर अलग अलग चैप्टर का नाम देकर के आता है तो बना लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हैं उस चैप्टर के नॉर्म्स को लेकर के। नहीं, अब आपके पास दो तरह का ज्ञान है और देखिए कि मैं हर क्वेश्चन में दोनों बातों को जांचता हूं। अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो मैं टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को फोकस करता हूं, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो उसको बदल करके वॉइस वाले नॉर्म्स को फोकस करता हूं। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जितनी जानकारी आपके पास है हर सूझबूझ को वहां पर अप्लाई करना है। यहां पर क्या हो जाएगा? टू बी पोस्टेड, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है एवरीवन नीड्स समवन सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज पेरेंट्स टू बी लुक्ड आफ्टर। अब देखिए जब टू बी लुक्ड आफ्टर कहेंगे तो ये मेरा जो है ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट है मेरा, और इसके आधार पर देखना है। देखिए ये यहां पर नहीं है, कह रहा है एवरीवन नीड्स समवन। अगर यहां पर देखें इसके साथ ऐड करें तो मुझे ये ऐड करना चाहिए टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, है ना? तब मेरा सेंस सही आएगा कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल चाहिए जो उनके माता पिता की जो है देखभाल करे। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना? ये फ्रेजल वर्ब है, उसके भी एपिसोड आपको मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो यहां पर जो ये टू बी लुक्ड आफ्टर है ये बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? टू लुक आफ्टर। क्योंकि देखिए आप अगर ऊपर वाले हिस्से को अगर देखिएगा तो वहां से आपको समझ में आ रहा है कि एवरीवन नीड्स समवन टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। अब वो समवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दे रहा है, सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो उसको लेकर के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये मैं समझ सकता हूं। अगर आप कंफ्यूज हुए तो
मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि एवरीवन नीड्स समवन टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। एक्चुअल जो सेंटेंस है वो ये है, आपको पजल करने के लिए, फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए ऐसे सेंटेंस का ये माया जाल बुना गया है। बस इसमें फंसना नहीं है, अपनी समझदारी। और ये समझदारी कहां जनरेट होगी? मैं जो नॉर्म्स पढ़ा रहा हूं अभी, चूंकि तो यही ऑनलाइन जो यहां पर है, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, एक तो यही तरीका बचा हुआ है। ऑफलाइन जब खुलेगा, और इससे पहले भी जब ऑफलाइन में थे तो वहां भी मैं आपको बता रहा था, साथ में आपको पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग को जो है कंटिन्यू रखना है, उसको कभी छोड़िएगा नहीं। वहां से आपको समझ में आएगा कि ये माया जाल बुना कैसे जाता है, शब्दों का खेल क्या है, वाक्य को कैसे अरेंज किया जाता है, शब्दों को वाक्य बनाने के लिए कैसे लिखा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तब ये सीख पाएंगे। देखिए, एवरीवन नीड्स समवन टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, बिल्कुल है। और वो समवन कैसा होना चाहिए? सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। किसके प्रति भाई? फॉर हिज पेरेंट्स। तो दो चीज, दो सेंटेंस को मिलाकर के यहां पर लिखा गया है। यहां आसानी से मुझे ये देख करके समझ में आ गया कि भाई टू बी लुक्ड आफ्टर नहीं, टू लुक आफ्टर होना चाहिए। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इट इज ट्रू दैट एन ऑथर रोट इट बट इट कुड बी। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट इट कुड नॉट बी पब्लिश्ड। तो यहां पर चूंकि ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो इसका पैसिव पैटर्न यहां पर लिखा है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि भाई आप नहीं लिख सकते हैं एक सेंटेंस में एक हिस्सा एक्टिव में और दूसरा हिस्सा पैसिव में, बट मुद्दा बदलना चाहिए। जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा किए गए दो काम को लिख रहे हैं तो दोनों को हम भाई उसी सब्जेक्ट ओरिएंटेड रख करके क्यों ना लिखें, या उसके द्वारा किए गए काम अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है, इट इज ट्रू दैट एन ऑथर रोट इट बट इट कुड नॉट बी पब्लिश्ड बिफोर। अब यहां जो बिफोर का मतलब है पहले नहीं, यहां पर है बिफोर द पीपल, मतलब है सामने। बिफोर का मतलब सामने होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है। तो कह रहा है कि नॉट बी पब्लिश्ड, कुड नॉट बी पब्लिश्ड बिफोर द पीपल इन टाइम। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसलिए जिसका आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। देखिए कह रहा है, इट इज ट्रू दैट एन ऑथर रोट इट बट इट कुड नॉट बी पब्लिश्ड बिफोर द पीपल इन टाइम, और ये बिल्कुल सही है, इसलिए जिसका जवाब है वो है नो एरर। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि वेदर एनीवन बिलीव इट और नॉट बट नाथुराम गोडसे इज अ मैन टू लव बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अब देखिए कि अगर हम इसको सीधा सीधा लिखें कि ऑल हिज फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स आर टू लव नाथुराम गोडसे, एक्चुअल जो है एक्टिव का सेंटेंस है, ये इस प्यार का रिसीवर है नाथुराम गोडसे, इसलिए यहां पर होना चाहिए टू बी लव्ड। और वैसे भी ये बाय देख करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वेदर एनीवन बिलीव इट और नॉट बट नाथुराम गोडसे इज अ मैन टू बी लव्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। ये इसका रिसीवर है और डोअर कौन है? ऑल हिज फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। प्यार करने वाले कौन है? उस एक्शन को परफॉर्म कौन करेगा? तो फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स। रिसीव कौन करेगा? नाथुराम गोडसे। तो जब हमने रिसीवर से सेंटेंस शुरू किया है तो पैटर्न क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए, और इसलिए यहां पर टू बी लव्ड होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेट में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने अंक मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। आज हर एक सवाल के बाद बताया गया एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी आसान रहा होगा, बहुत कुछ सिखाने वाला रहा होगा। अगर इसमें कोई भी दुविधा है, कोई संशय हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए एक बार फिर से फायदेमंद रहा है और आप वॉइस में कुछ और चीजों को अपने ज्ञान में जोड़ पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो।
जो लोग यहां पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक पढ़ते जरूर रहिएगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।